बाबूजी, अगर आपको रोटी खानी थी तो आपको पहले बोलना था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आप जब जिसका जो जी चाहा खा लिया। गिनकर बनती है रोटियाँ, ऐसा नहीं कि आप जब भी बोल देंगे तो रोटी तैयार मिलेगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी, आज मैं किसी तरह चावल खा लूँगी और क्या। बोलकर तमक कर उठी रीना और 2 रोटियाँ नरेश जी के प्लेट में बड़ी ही उपेक्षा से रखा और खुद चावल वाले डोंगे से चावल निकाल कर अपने प्लेट में रखने लगी। नरेश जी अपने बहू का यह रूप देखकर एकदम अवाक रह गए। उन्हें इस अपमान की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। खैर, रीना का ऐसा विदुप्र व्यवहार देखकर चौंक तो हेमा जी भी गई थी, पर उनसे पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए बोल पड़ी, बहू तुमने अपने हिस्से की रोटी क्यों दे दी? तुम मुझसे ले लो रोटी। रहने दीजिए माँ जी, ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं दे दी खुद की रोटियाँ? आप दोनों एक जैसे ही हैं। अब चलिए खाना खाइए और मुझे भी चैन से खाने दीजिए। उन्हें भी कदाचित अपनी बड़ी बहू से यह उम्मीद नहीं थी और वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ रोटी को लेकर नहीं है, बल्कि अब बहू बेटा उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मुन्ना थोड़ा सा तो लिहाज करता ही था, इसीलिए दोनों ने इस आशा के साथ अपने बड़े बेटे संजीव यानी कि मुन्ना की तरफ देखा, जिसे वह प्यार से मुन्ना कहकर बुलाती थी, कि शायद वह अपनी पत्नी की बात का विरोध करते हुए कहेगा कि भला कैसे तुम अम्मा और बाबूजी से बात कर रही हो। लेकिन जब उन्होंने देखा उनका बेटा सिर झुकाए चुपचाप रोटी के टुकड़े तोड़कर अपने मुंह में रख रहा है, तब वह समझ गए कि अब इस घर में उनका दाना पानी उठ चुका है। अब सम्मान की रोटियां यहाँ हरगिज़ नसीब नहीं होगी। चुपचाप दोनों अपमान के घूंट के साथ किसी तरह रोटी के टुकड़े निगल गए। नरेश जी ने तो दोबारा सब्जी भी नहीं ली, बस किसी तरह रोटी दाल में भिगोकर निगल गए। अगर ज़रा सा भी खाना छोड़ देते तो फिर सुनने को मिलता कि खाना बर्बाद कर रहे हैं। इधर पति के अपमान से और बेटे की चुप्पी से हेमा जी की आंखों से आंसू इस तरह बहे जा रहे थे कि रोटी कुछ ज़्यादा ही नमकीन लग रही थी। लेकिन उन्होंने भी बिना एक भी आवाज़ किए किसी तरह थाली का खाना ख़त्म किया। खाना ख़त्म करके दोनों जब अपने कमरे में आए तो कुछ देर तक उनके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। इतना अपमान और ऐसी बेरुखी उन्हें पहली बार देखने के लिए नहीं मिली थी, पर खाने को लेकर इतना अपमान इसके पहले नहीं हुआ था। लगभग पिछले 2 महीने से मुन्ना और बहू उनसे खराब व्यवहार कर रहे थे। बहू तो सास से उलझने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती थी। आज रविवार होने की वजह से पूरा परिवार साथ में लंच कर रहा था। मोनू और टोनू पहले ही खाकर टीवी देखने लग गए थे। वैसे तो दोपहर में नरेश जी आदतन चावल ही खाते थे। आज बहू ने पनीर बनाया था और पनीर उन्हें रोटी के साथ ही अच्छा लगता था, अतः बहू से रोटी मांग बैठे तो यूँ लगा जैसे तूफान आ गया हो। बहू का वो रौद्र रूप, वो आंखें तरेर कर हाथ नचाना, सब याद करके नरेश जी और हेमा जी किंकर्तव्य मूड से महसूस कर रहे थे। इस बात को दिल से मत लगाओ, बहू थक गई होगी, फिर मैंने भी खामखा रोटी मांगकर उसे परेशान कर दिया था। पति के मुंह से सहानुभूति के 2 शब्द सुनते ही हेमा जी के अब तक जतन से रोके हुए आंसू निकल पड़े। वो ऐसी हिचकियां लेकर रोई जैसे कोई हादसा हो गया हो। रोते हुए मुंह साड़ी के आंचल से दबा दिया ताकि रोने की आवाज़ कमरे से बाहर ना जाए। नरेश जी उनकी पीठ सहलाते रहे। थोड़ी देर बाद जब हेमा जी शांत हुई तो बोल पड़ी, आप अब चलिए यहाँ से। इतना अपमान होता रहा आपका, फिर भी आपसे वह रोटी कैसे खाई गई? तब बेहद निराश होकर बोले नरेश जी, यह सोचकर खा लेता हूँ कि भले ही खाना बहू ने बनाया हो, पर कमाई तो मेरे बेटे की है ना। बोलते हुए आंखें छलक आई थी नरेश जी की, जिसे हेमा जी ने आगे बढ़कर अपने आंचल से पोंछ दिया था। सच है, बुढ़ापा इंसान को कितना मजबूर बना देता है। जब शरीर की शक्ति क्षीण होती है तो अपमान का गरल भी पीना पड़ता है। आज हेमा जी को याद आ रहा था जो उनकी बहन ने कहा था कि दीदी, कुछ भी हो जाए पर अपना घर बेटा बहू के नाम मत करना। पर अब तो भावुकता में उनसे गलती हो गई थी, अब क्या हो सकता था। दरअसल नरेश जी और हेमा जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा संजीव और छोटा गोपाल। संजीव हमेशा से माँ का लाडला रहा था। बड़ी मिन्नतों के बाद
जन्मे अपनी पहली संतान को प्यार करते हुए हेमा जी ने जैसे अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली थी। इसीलिए संजीव का स्वार्थी स्वभाव और खुदगर्जी उन्हें नहीं दिखती थी। गोपाल संजीव के मुकाबले पढ़ाई में उतना हीन नहीं था, पर अनुशासित था। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, संजीव और उद्दंड होता गया और गोपाल अपने लक्ष्य को समर्पित होने लगा। संजीव एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा और गोपाल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करने के बाद नौकरी के सिलसिले में जो अमेरिका गया तो फिर वहीं की लड़की के साथ ब्याह कर वहीं का होकर रह गया था। उसने माता पिता से संपर्क तो नहीं तोड़ा था, पर उनसे शादी एक भारतीय मूल की लड़की लौरा से कर ली, जिसके पिता अमेरिका में ही बस गए थे। वैसे तो उससे माता पिता को कोई ख़ास नाराज़गी नहीं थी, क्योंकि उन्हें गोपाल से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तो सारी उम्मीदें अपने बड़े बेटे संजीव से लगा रखी थी। नरेश जी ने अपने सर्विस काल में सारी जमा पूंजी लगाकर मकान बनवाया था। 4 साल पहले रेलवे की सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए थे। नरेश जी और दोनों पति पत्नी चित्तरंजन में आराम से रह रहे थे। मुन्ना एक प्राइवेट फर्म में था और बेंगलोर में नौकरी कर रहा था। वह पत्नी सहित दोनों बेटों तोनू और मोनू के साथ रह रहा था। अब उन्हें वहां अपना फ्लैट लेना था और पैसे कम पड़ रहे थे। इसके अलावा उसके दिमाग में मकान को अकेले हड़पने की योजना भी चल रही थी। छोटे बेटे गोपाल ने विदेशी लड़की से शादी कर ली थी, इसीलिए माता पिता दोनों उससे तो नाराज़ थे ही, सो इसी का फ़ायदा उठाया संजीव ने। संजीव के सास ससुर भी उसी की कमाई पर पल रहे थे और उनके साथ ही रह रहे थे। अब नरेश जी और हेमा जी के आ जाने से उन्हें संजीव ने अलग एक किराए के घर में रखवा दिया था। इसीलिए भी रीना को सास ससुर इतना ज़्यादा खटक रहे थे। अब बड़ा सा घर हड़पना था तो तिकड़म भी बड़ी लगानी पड़ रही थी। इसके लिए गोपाल की हिस्सेदारी घर पर ख़त्म करनी ज़रूरी थी। संजीव और रीना ने यह कहकर कि गोपाल ने तो लौरा से लव मैरिज कर ली है और विदेशों में तो शादियां टिकती नहीं, सो अगर उनका तलाक हुआ और माता पिता ने घर का और जायदाद का बंटवारा किया तो एक हिस्सा लौरा को भी मिलेगा और इस तरह मेहनत से बना हुआ घर किसी और के हाथ चला जाएगा। फिर अपनी माँ की भावनाओं को उकसाते हुए मुन्ना बोला, सोचो माँ, जिस घर में आप ठाकुर जी की पूजा करते हो वहाँ विदेशी मांस खाकर अपवित्र कर देंगे। सुनकर तिलमिला गई हेमा जी और किसी तरह नरेश जी को जोर दिलाकर घर राजीव के नाम लिखवा दिया। तब तो बेटा बहू इतना मीठा बोलते और इतना मान सत्कार और आदर देते कि हेमा जी और नरेश जी एकदम गदगद हो गए। और अब जब नरेश जी उनकी बातों में आकर अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ आकर बेंगलोर में रहने चले आए, तब कुछ ही दिनों में वे लोग अपनी असलियत पर उतर आए थे। इधर नरेश जी और हेमा जी से अब अपना बर्दाश्त अपमान नहीं हो रहा था, पर उस घर और पेंशन की मामूली रकम के अलावा और कोई संपत्ति तो थी नहीं उनके पास। घर तो मुन्ना अपने नाम लिखवा चुका था। पेंशन का अधिकांश रकम घर के राशन पर खर्च हो जाता था। बहू की ढिठाई तो इतनी थी कि मुन्ना के ऑफिस जाते ही घर के बढ़े हुए खर्चों का रोना लेकर बैठ जाती और जब तब नरेश जी को बाजार से सामान लाने भेज देती। उन्हें पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि बहू उन्हें यह याद दिलाना नहीं भूलती थी कि उन दोनों के आने से घर का खर्चा भी बढ़ गया था और नरेश जी को पेंशन तो मिलती ही थी, तो कुल मिलाकर दूध सब्जी का खर्च तो नरेश जी उठा रहे थे। अब कभी कभी राशन भी लाना पड़ जाता था। दोनों पति पत्नी सज्जन थे और उनके पैसे बेटे बहू और बच्चों पर खर्च हो रहा था, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पर ऐसे में पेंशन की सारी रकम राशन पर ही खर्च हो रही थी। हाँ, इतनी गनीमत थी कि सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए थे तो मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई थी, वरना इस महंगाई में तो बीमारी में दवा दारू का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाता। आज नरेश जी को अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे मुन्ने की बात मानकर अपना मकान क्यों उसके नाम कर दिया। इन दिनों नरेश जी अक्सर सोचा करते कि कम से कम घर अपना होता तो सिर पर एक इज्जत की छत तो होती। इतना अपमान और तिरस्कार सहकर वह कभी भी किसी और के घर में नहीं रहते। अब जो व्यवहार मुन्ना और बहू उनके साथ कर रहे थे तो इस घर और घर के लोगों को अपना तो नहीं ही कहा जा सकता था। कितना सुंदर हवादार घर था वो, बड़ा सा अहाता उस घर की खूबसूरती को और बढ़ा देता था। बचपन में दोनों बच्चे टायर लगाकर बड़े पेड़ से
दिया करते और झूला झूलकर बहुत खुश होते। समय के साथ लोग फ्लैट में रहने लगे थे, पर नरेश जी को वह हवादार घर बहुत प्रिय था, जो अब मुन्ना अपने नाम कराकर जल्दी से किसी थर्ड पार्टी को बेच भी दिया था। कदाचित उसके मन में ये बात आ गई होगी कि अगर घर किसी को बेचा नहीं तो कल को गोपाल उस पर अपना हक जमा सकता है। तब तो इतना प्यार दिखा रहे थे मुन्ना और बहू कि नरेश जी को लगा कि वाह, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो इतने अच्छे बेटे और बहू मिले। लेकिन घर उनके नाम करते ही लगभग 2 या 3 महीने के अंदर ही दोनों का साथ खराब व्यवहार करना शुरू कर दिया। सच कहते हैं लोग कि सबसे पहले इंसान अपना रंग बदलता है, गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। आज जीवन संध्या में दोनों अपने सून मन के आंगन को लेकर सोच रहे थे कि अब इसमें उजाला कौन करेगा। पर वो कहते हैं ना कि हर परेशानी का हल होता है। एक दिन छोटे बेटे गोपाल का फ़ोन आया तो दोनों संजोग से पार्क में थे। वह भी बहू को प्राइवेसी देने के लिए दोनों निकल आए थे, क्योंकि उनके रहने से बहू का मुंह हमेशा सूजा हुआ रहता था। तो मुन्ना ने खुद कह दिया था, अम्मा बाबूजी आप लोग हमेशा घर में मत पड़े रहिए, बल्कि कभी बाहर पार्क वार्क में घुमाया कीजिए, इससे थोड़ा रीना को सुकून मिलेगा। वैसे भी दोनों जब घर पर होते थे तो बेटा बहू दोनों की कड़ी नज़र में रहते थे कि वह किस से बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। इसीलिए जब घर में किसी का फ़ोन आता था तो वो नहीं लेते थे। आज दोनों पार्क में निकले तो खुली हवा में थोड़ी देर को अपना अपमान भूल बैठे थे। आखिर सरल हृदय जो था उनका। आज संजोग अच्छा था जो गोपाल का फ़ोन आया और नरेश जी ने सामान्य बातचीत के बाद फ़ोन हेमा जी को पकड़ा दिया था। हेमा जी ने रोते बिलखते हुए संजीव की सारी कारस्तानी गोपाल को बता दी। सब सुनकर गोपाल स्तब्ध रह गया और जल्दी आने का आश्वासन देते हुए बोला, एक खुशखबरी हेमा लौरा माँ बनने वाली है। सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। गोपाल जब आया तो माँ पिताजी की दयनीय हालत देखकर उसे सारी परिस्थिति समझने में देर नहीं लगी। गोपाल जान गया था कि यह सब भैया भाभी ने बाबूजी का मकान हड़पने और मेरा हक मारने के लिए किया है। चूँकि भैया भाभी का व्यवहार उसके प्रति भी ठीक नहीं था, इसीलिए वह उनके घर भी नहीं ठहरा और होटल में ही रुका था। अब आगे की लड़ाई आसान तो बिल्कुल नहीं थी। छोटा बेटा माता पिता की तकलीफ़ देख नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि भैया भाभी के घर अपने माता पिता से ढंग से बात तक नहीं कर पा रहा था। माँ अपनी डबडबाई आँखों से और कांपते होठों से बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर भाभी हमेशा अपना कान उधर ही लगाई रहती कि कहीं गोपाल माँ पिताजी का कान तो नहीं भर रहा। इसके अलावा गोपाल ने जब यह चाहा कि जिस होटल में वह रुका है माँ पापा को वहाँ ले जाए, उन्हें बाज़ार घुमा लाए, कुछ शॉपिंग करा दे, तो इसकी अनुमति भी भैया भाभी ने यह कहकर नहीं दी कि अब इनकी उम्र हो गई है, बाहर का कुछ खाएंगे पिएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि गोपाल और माँ बाबूजी तीनों समझ रहे थे कि इस बात में कोई दम नहीं है। बस संजीव और रीना चाहते थे कि माँ और पिताजी किसी से बात ना करें। अब गोपाल बाहर रहकर रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह समझ चुका था, सो उसे अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट खिला हुआ देखने का एक ही उपाय समझ में आया कि किसी तरह उनका वह घर खरीद कर दे दे। सो उसने अपनी जमा पूंजी की मोटी रकम दोबारा उस मकान को खरीदने में लगा दी। बचपन से गोपाल यही देखता आया था कि माँ पिताजी अपना सारा प्यार संजीव पर ही लुटाते आए थे। माँ तो संजीव भैया के इतने करीब थी कि वह कई बार गोपाल के साथ पक्षपातपूर्ण भरा रवैया भी अपना लेती थी। कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, वैसे ही बचपन में भी कई बार संजीव के स्वार्थी स्वभाव का पता चल जाता था, जिसे हेमा जी की ममता ढक देती थी। गोपाल इसी भेदभाव को झेलकर बड़ा हुआ था। वहीं इस उम्र में जाकर जब माँ पिताजी को जब संजीव की असलियत पता चली, तब उन्होंने गोपाल पर भरोसा और उम्मीद करना शुरू किया। अब कहीं जाकर गोपाल को अपने माता पिता का पूरा प्यार मिला और उसे जब संजीव भैया के कारनामे और स्वार्थ के बारे में पता चला तो उसका मन उनके लिए सहानुभूति से भर गया। अपने देश से बाहर जाकर गोपाल और भी संवेदनशील हो चुका था, यहाँ तक कि रिश्तों की क्या अहमियत है एवं माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, यह सब बातें गोपाल अब समझने लगा था। इसीलिए नरेश जी और हेमा जी के लिए उसका प्यार और बढ़ गया था। इसीलिए उसके लिए अब अपने माता पिता की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं था।
आपके गोपाल दिवाली की छुट्टी में कुछ दिनों के लिए आया तो लौरा और बच्चे को साथ लेकर आया। पहले की तरह होटल में ही ठहरा वो। सबसे पहले उसने भैया भाभी से माँ पिताजी को कुछ दिन के लिए अपने पास ले जाने की अनुमति मांगने गया तो भाभी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा, हमें क्या पता आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो, ध्यान रखना इनका। वैसे ये दोनों इतने चालाक और कामचोर हैं कि कोई भी इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता है। देखना कहीं आप भी इनके चक्कर में पड़कर बर्बाद ना हो जाएं। गोपाल चाहता तो भाभी की बात का बहुत करारा जवाब दे सकता था, पर इस समय उसे अपने माता पिता की भलाई के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। इसीलिए उसने जल्दी जल्दी उनका सामान पैक किया और अपने साथ टैक्सी में बिठा लिया। जब हेमा जी और नरेश जी घर से बाहर निकल रहे थे उस वक्त मुन्ना तो ऑफिस से नहीं आया था और बहू ने जानबूझकर रसोई में मसाला कूटने का काम ले लिया था ताकि रीना को बाहर आकर उन्हें विदा ना करना पड़े। रीना अपने आप में इतनी मगरूर थी कि वह चाहती थी कि माता पिता को देखने कोई रिश्तेदार भी ना आए और वह उन्हें अपने पास रखकर ही सताए। खैर वह अभी खुश थी कि कुछ दिनों के लिए तो किसी तरह वृद्ध माता पिता से छुट्टी तो मिली। ऊपर से रीना बोली, ले जाइए इन दोनों को गोपाल भैया, कुछ दिन इन्हें ले जाइए, अपने साथ रखेंगे तब पता चलेगा कि बूढ़ों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिन बाद आप तो विदेश चले जाएंगे, फिर तो इन्हें हमारे ही सिर पर पटक कर जाएंगे। वृद्धों के साथ रहना इतना भी आसान नहीं और यहाँ तो दो हैं और दोनों ही एक जैसे। अपने माता पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर गोपाल का तो खून खोल गया। उसका तो मन किया कि वहीं भाभी को खरी खोटी सुनाए, पर संजीव ने अपनी पत्नी का मुंह चुप कराने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वह बगले झांक रहा था। उस दिन छोटी दिवाली थी, इसलिए मोनू और टोनू घर में ही थे और दादा दादी के जाने का नाम सुनकर दोनों बच्चे दादा दादी से लिपट गए थे, यह कहते हुए कि दादा दादी आप दोनों कहाँ जा रहे हो, चाचू आप दादा दादी को कहाँ लेकर जा रहे हो। बच्चों की बातों से एक पल को तो हेमा जी और नरेश जी का मन पिघलने को ही था कि अगले ही पल बेटे बहू का प्रतिदिन का अपमान याद आ गया और वह दृढ़ कदमों से छोटे बेटे के साथ बाहर निकल आए। गोपाल कुछ नहीं कह रहा था, पूरे रास्ते वह चुपचाप था। गाड़ी स्टेशन की तरफ मुड़ी तब हेमा जी से नहीं रहा गया, बेटा तू हमें कहाँ ले जा रहा है। तो गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, माँ हम घर जा रहे हैं। और नरेश जी की ओर मुखातिब होकर बोला, बाबूजी मैंने हम तीनों का चित्तरंजन का टिकट करवाया है, हम वहीं जा रहे हैं, आप दोनों के लिए एक सरप्राइज़ है। जो भी हो नरेश जी व हेमा जी को तो इस बात का बिल्कुल शक भी नहीं था कि गोपाल उन्हें वह मकान दिलवाएगा। उन्होंने सोचा कि शायद गोपाल उन्हें उस जगह ले जाना चाहता है जहां उन्होंने ज़िंदगी के इतने खूबसूरत साल गुजारे थे। चित्तरंजन पहुंचकर गोपाल ने सीधे अमलादही के लिए जब टैक्सी किया तब हेमा जी ने पूछा, गोपाल तू अपनी कॉलोनी में क्यों लिए जा रहा है, किसी के घर कोई शुभ समारोह है क्या। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ देर माँ। टैक्सी जब घर के सामने पहुंची तब गोपाल ने दोनों को सहारा देकर उतारा और नरेश जी के हाथ में घर की चाबी देकर बोला, बाबूजी लीजिए घर की चाबी और खोलिए घर का गेट, और अब इस घर से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता, मैंने ये घर खरीद लिया है। यह कहते हुए गोपाल माँ का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद सारा सामान अंदर रखकर जब गोपाल और नरेश जी ने हेमा जी को ढूंढा तो एक बहुत ही मार्मिक दृश्य दिखाई दिया। हेमा जी घर की हर कोनों को, हर दरवाजे खिड़की को पकड़कर लिपट ऐसे रो रही थी जैसे कोई माँ अपने बिछड़े बच्चों को पकड़कर रोती है। और थोड़ी देर में बच्चों की तरह खुश होकर बोली, अरे गोपाल तूने तो मेरे ठाकुर जी को भी बुला लिया है और चाय का सामान भी है, वाह क्या बात है। नरेश जी चाय के शौकीन थे तो बोल पड़े। कुछ देर बाद गोपाल लौरा और बच्चे को भी ले आया जो अपनी मामी के घर ठहरी थी, जो इंडिया में ही रहते थे। चित्तरंजन के समीप आसोल में लौरा के मामा का घर था। आज वह इकट्ठे हुए थे और नरेश जी व हेमा जी अपनी छोटी बहू और पोते से मिलकर गदगद हो गए थे। और आज घर में जो खाना बना वो बहुत स्वादिष्ट था, उसमें किसी का अपमान जो नहीं छुपा था। और आज रोटियां गिनकर नहीं बनी थी, क्योंकि इस घर में कभी भी रोटियां गिनकर नहीं बनती थी। एक बेटे ने आगे बढ़कर माँ पिताजी को
स्वाभिमान की ज़िंदगी दी थी। और आज हेमा जी और नरेश जी सोच रहे थे कि जैसे सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सारे बच्चों के संस्कार एक जैसे नहीं होते हैं। जहां संजीव जैसा स्वार्थी और मतलबी बेटा है, वहीं गोपाल जैसा बेटा भी उन्होंने ही जना है। मान सम्मान से बढ़कर और क्या हो सकता है भला। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी है लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।